नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा की एग्ज़ाम डेट आ गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम यह अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास विषय को चुनने का मेरा कारण है क्योंकि यह बहुत ही लेंदी और विस्तृत टॉपिक है जिसको पढ़ाने में अधिक समय लगता है और आपके YouTube पर ऐसी क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं जिसमें इसको कम समय में ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कराया गया हो या थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कवर कराया गया हो। ऐसा कोई भी वीडियो मुझे नहीं दिखा है अभी तक, तो इस कारण से मैं इसी उद्देश्य के साथ यह वाली क्लासेस ला रही हूँ। यदि आप YouTube पर इनकी अन्य क्लासेस देखेंगे तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट है और वो एग्ज़ाम के लिहाज से टू द पॉइंट होती भी नहीं है। उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी होती है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो खुद 850 पेज की बुक है और उसके बाद आपके अन्य इतिहासकार या आलोचक समीक्षक भी हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इतनी सारी पुस्तकों को एक साथ पढ़ पाना और उन सब का निचोड़ कम क्लासेस में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से यदि हम पढ़ेंगे तो इसे कम समय में भी कवर किया जा सकता है और इसके जो भी अनावश्यक या फिर जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं ऐसे बिंदुओं को हम छोड़ते हुए चलेंगे। आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम इस टॉपिक को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको कम समय भी लगने वाला है। साथ ही यह क्लास जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो यदि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी हिंदी के कंपटीशन परीक्षा में कम पढ़ करके अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं इस वाले सेक्शन से, हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको यह क्लास कैसी लगी और इसमें कुछ सुधार की अगर आवश्यकता हो तो वह भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही यह है कि आज से मैं आपको पीपीटी या प्रेजेंटेशन में ना पढ़ा करके एक स्क्रीन पर पढ़ाऊँगी, तो इसमें आपको डेली क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे और उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट शेयर भी कर दूँगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टाइप कर सकते हैं हिंदी विथ AB। इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें, आपको सारे नोट्स वहीं मिल जाएंगे। और जो बच्चे इस बार दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वे अपना फॉर्म जो है 10 दिसंबर तक भर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, क्योंकि इसके पहले की क्लासेस में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय और उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन ये 2 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। इस कारण से आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य ये 4 भागों में बांटा है, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इसमें जैन साहित्य और गद्य साहित्य को भी ऐड किया है। कक्षा में आगे बढ़ने के पूर्व मैं आपको आज की क्लास की रूपरेखा बता देती हूँ। आज की हमारी यह क्लास आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 2004 से 2022 तक दृष्टि की बुक में दिए गए हैं उसके आधार पर मैंने इसे डिज़ाइन किया है ताकि हम टू द पॉइंट ही रहे और टॉपिक से ना भटकें। तो मैंने उसमें देखा कि आपको रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं और यदि वो थोड़े एडवांस लेवल पर भी गए तो आपको आपके सिलेबस की प्रमुख रचनाओं के पात्र पूछ सकते हैं। इसी तरह आपको रचनाकार का क्रम और रचनाओं का क्रम ये पूछा जाता रहा है आपके एग्ज़ाम में।
और आपकी रचनाओं के बारे में वो कौन सी भाषा की रचना है, उसमें कौन से छंद का प्रयोग किया हुआ है या उसकी क्या विशेषता रही है, उसकी कुछ पंक्तियाँ या कथन आपको पता होने चाहिए, जो भी प्रमुख उक्तियाँ हैं या प्रमुख पंक्तियाँ हैं। और उस रचना के बारे में किसी आलोचक या समीक्षक ने यदि कुछ बात कही है तो वो आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये जो प्रथम वाली चीज़ें हैं वो भी आपको पूछी गई हैं। तो मैंने इन्हीं बिंदुओं को ही इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। हालांकि यह क्लास आपकी 10 से 15 मिनट की होने वाली है और यदि कुछ बच जाता है तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों की। सबसे पहले है अपभ्रंश भाषा की रचनाएं और इसमें हमारे सबसे पहले कवि हैं स्वयंभू। तो किसी भी रचना या रचनाकार के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वह है उनका जन्म वर्ष कि वो कौन से समय काल से थे, और दूसरा है उनकी रचनाएं। जब इतना याद हो जाएगा उसके बाद आप याद करिए कि वो प्रसिद्ध क्यों थे या उनके लिए कोई उपाधि है क्या, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हुई हैं। तो स्वयंभू थे, स्वयंभू के पुत्र का नाम है त्रिभुवन और स्वयंभू 8वीं सदी के हैं। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मार्क करेंगे स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का व्यास, इन उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भयाणी ने इसे अपभ्रंश का कालिदास कहा है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने माना है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको मार्क करना है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि भी माना है। स्वयंभू ने 3 रचनाएं लिखी हैं। एक है पौमचरियु जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। पौमचरियु में 5 कांड हैं और 83 संधियां हैं। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने बाद में इसमें 2 कांड और ऐड किए और 7 संधियां ऐड की। इस तरह से 7 कांड और 90 संधियां वर्तमान में उपलब्ध हैं। और यह ग्रंथ जो है महाकाव्य है पौमचरियु। इसे अपभ्रंश का आदि काव्य भी कहा जाता है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का आदि काव्य किसे कहा जाता है, तो आप मार्क करेंगे पौमचरियु। अन्य रचनाएं हैं रिट्ठणीमीचरियु, स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू छंद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्वयंभू का नाम ही है। और रिट्ठणीमीचरियु आप याद रख सकते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग यानी सही सुमेलन करने में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है और इनकी जो भाषा थी वो देसी भाषा यानी बोलचाल की भाषा रही है। हमारे अगले कवि हैं पुष्यदंत। ये मूलतः शैव थे जो बाद में जैन हो गए। इनका समय काल है 10वीं सदी। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं, महापुराण, नय कुमारचरियु और जसहर चरियु। नय कुमारचरियु को नागकुमार चरित कहा जाता है और जसहर चरियु को यशधर चरित्र कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने पुष्यदंत को अपभ्रंश की भवभूति कहा है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है अपभ्रंश की भवभूति किसे कहा जाता है, तो आपको पुष्यदंत मार्क करके आना है। शिवसिंह सेंगर ने इसे भाखा की जड़ कहा है। अन्य रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी जिसकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध और ये 12वीं सदी के हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखी है और ये 14वीं सदी के हैं। अब हम आगे देख लेते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में आपके सरहपा, सबरपा, लुईपा, कण्हपा, डोम्भिपा और कुक्कुरिपा, ये 6 जो है रचनाकार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन्हीं रचनाकारों की रचनाएं हम यहाँ देखने वाले हैं और यदि इनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य होंगे तो उसे भी हम देख लेंगे।
तो सबसे पहले हैं सरहपा। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, दोहा कोश और चर्या गीत। ये सही सुमेलन करने में ही आता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दूसरे हैं सबरपा। सबरपा ने चर्या पद की रचना की। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे अपने स्टिकी नोट्स में लिख लीजिए और चिपका लीजिए कि चर्या गीत सरहपा ने लिखा है और चर्या पद सबरपा ने लिखा है। चूँकि ये दोनों में नाम की समानता है, इस कारण से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सबरपा जो है सरहपा के शिष्य हैं और इनका जन्म जो है 8वीं सदी में हुआ है। फिर आते हैं लुइपा। लुइपा की रचनाएं हैं अभिसमय, गीतिका, बुद्धोदय। यह भी 8वीं सदी के हैं और सहज धर्म के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। फिर है कण्हपा। कण्हपा की कोई रचनाओं का उल्लेख तो अभी नहीं हुआ है। ये जलंधर पा के शिष्य थे, ये 9वीं सदी के हैं। अंतिम है डोम्भिपा। इनकी रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका। डोम्बी गीतिका को तो आप स्टार्टिंग वर्ड से ही जान सकते हैं। और योगचर्या, देखिए इन्होंने योगचर्या लिखी है, जबकि सरहपा ने चर्या गीत लिखे हैं और सबरपा ने चर्या पद लिखे हैं। तो ये तीनों आप एक जगह लिख कर रखिए। और ये अक्षर द्विकोपदेश इनकी अन्य रचना है। अब हम चलते हैं नाथ साहित्य की ओर। नाथ साहित्य में आपको केवल एक ही लेखक या रचनाकार पढ़ना है, गोरखनाथ। ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं और इनका समय काल विवादित है। शुक्ल जी ने इनका समय काल 13वीं सदी माना है। हिंदी के प्रथम गद्य लेखक की संज्ञा इन्हें दी गई है मिश्र बंधुओं के द्वारा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो गोरखनाथ आपका आंसर होगा। इनकी रचनाएं हैं गोरखबानी। गोरखबानी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गोरख नाम ही है तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा है निरंजन पुराण। तीसरा है योग सिद्धांत, योग चिंतामणि और भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो गोरखबानी जैसे इनकी रचना है तो इसे पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा संकलित किया गया है और इसमें 14 ग्रंथ हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखबानी का संकलन किसने किया है, तो आप मार्क करेंगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य शुक्ल जी के इतिहास में नहीं है, बल्कि ये अन्य इतिहासकारों ने माना है। तो इसमें देवसेन, शालिभद्र सूरी, आजगू कवि, विजय सेन सूरी, जिन धर्म सूरी ये रचनाकार आते हैं। यानी जितने सूरी वाले हैं वो जैन धर्म के होते हैं। इसके अलावा आप देवसेन और आसगू को भी याद कर लीजिए। देवसेन की रचनाएं आपसे कई बार सही सुमेलित करने के लिए पूछी गई है। इनकी रचनाएं हैं श्रावकाचार, दब्ब सहाव प्रयास, जिसे हम द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। इसे नय चक्र कहा जाता है, बृहत नय चक्र कहलाता है यह। देवसेन जो है 10वीं सदी के कवि हैं और इन्होंने दर्शनसार, तत्वसार ये रचनाएं भी लिखी हैं। हमारे अगले कवि हैं शालिभद्र सूरी। इन्होंने लिखा है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका संपादन किया है मुनि जिन विजय ने। तो आपको पूछा जा सकता है भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया है, तो मुनि जिन विजय ने। शालिभद्र सूरी 12वीं सदी के रचनाकार हैं। आसगू कवि, आसगू कवि ने 2 चीज़ें लिखी हैं, चंदन बाला रास और जीवदया रास। ये आपके 12वीं 13वीं सदी के कवि हैं। फिर है विजय सिंह सूरी। इन्होंने रेवंतगिरी रास लिखा है, ये आपके 13वीं सदी के हैं। और जिन धर्म सूरी, इन्होंने स्थूलीभद्र रास लिखा है, ये भी आपके 13वीं सदी के हैं। तो देखिए जिन धर्म सूरी आपके क्रम में पहले आएंगे, फिर विजय सेन सूरी आएंगे, है ना, अगर आपको क्रम में जमाने के लिए कभी दे दिया तो। बाकी आप जैन साहित्य में सूरी और रास ये याद रख सकते हैं, क्योंकि सब ने रास लिखे ही हैं। जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंतगिरी रास, स्थूलीभद्र रास। तो ये हुआ आपका जैन साहित्य। अब हम चलते हैं रासो साहित्य की तरफ। रासो साहित्य में आपको 7 प्रमुख कवि मिलेंगे यहाँ पे, जो कि क्रमानुसार यहाँ पर लिखे गए हैं और इनकी रचनाएं भी आपको पूछी जाती हैं।
सबसे पहले है दलपत विजय, 9वीं सदी के रचनाकार हैं और खुमाण रासो इन्होंने लिखा है। फिर है नरपति नाल्ह, ये 12वीं सदी के हैं, इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। चंद बरदाई जो कि सबसे फेमस है, ये भी 12वीं सदी की रचना है, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है। मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई को हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कहा है, जबकि शुक्ल जी ने भी इसे प्रथम महाकवि माना है और इनके जो रचना है पृथ्वीराज रासो उसको प्रथम महाकाव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें छंदों का राजा कहा है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने इन्हें छप्पयों का राजा कहा है। तो इस तरह आपके चंद बरदाई बहुत ही प्रमुख कवि या रचनाकार हो जाते हैं। इसके बाद है भट्ट केदार, ये भी 12वीं सदी के हैं और इन्होंने लिखा है जयचंद प्रकाश। मधुकर कवि, ये भी 12वीं सदी के हैं, इन्होंने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। तो आप भट्ट केदार और मधुकर कवि में यदि कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप इसे अपने स्टिकी नोट्स में लिख कर रख लीजिए और चिपका लीजिए। भट्ट केदार ने लिखी है जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने लिखी है जय मयंक जस चंद्रिका। अगला है जगनिक, ये 13वीं सदी के हैं और इन्होंने लिखा है परमाल रासो। फिर हैं आपके श्रीधर, ये 14वीं सदी के हैं और इन्होंने रणमल्ल छंद लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं लौकिक साहित्य की तरफ। लौकिक साहित्य में आपको 3 कवि पढ़ने हैं, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो और विद्यापति। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखी है और ये 11वीं-12वीं सदी के कवि हैं, जबकि अमीर खुसरो जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपने मुकरियों पहेलियों के लिए, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये 13वीं सदी के कवि हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की है वो आज की खड़ी बोली से लगभग मिलती जुलती हैं। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने कव्वाली, तराना, सितार इन सब का आविष्कार भी किया है। इनको अन्य उपाधियां जो मिली हैं तोता-ए-हिंद, अमीर, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई हैं, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, जो कि अक्सर आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अलावा मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने, गज़ल इन्होंने लिखे ही हैं। यदि आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें आपने अमीर खुसरो के किरदार को भी ज़रूर देखा ही होगा, और यदि नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी पद्मावत देखने का मौका मिले तो उसमें नोटिस कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के साइड में अमीर खुसरो का किरदार भी उसमें दिखाया गया है। इसके बाद है विद्यापति, जो कि आपके 14वीं सदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और इनके गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। इन्होंने 3 भाषाओं में रचना लिखी है, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। संस्कृत में इन्होंने पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार इस तरह की रचनाएं लिखी हैं, जबकि इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो अवहट्ट की रचना है कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। मैथिली की पदावली भी विद्यापति की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति को निम्नलिखित उपाधियों से भी जाना जाता है, जैसे ग्रियर्सन ने इन्हें रहस्यवादी कहा है, बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। इसी तरह विद्यापति की जो पदावली है, पदावलियों के पद हैं, उसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की लहर कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति के बारे में लिखा है कि ये श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं। इसके अलावा विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलन कवि, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, दशावधान, पंचानन इन सब उपाधियों से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है तो आप मार्क करेंगे विद्यापति। अब हम देख लेते हैं हमारे अंतिम साहित्य गद्य साहित्य को। इसमें हमें 4 कवि ही पढ़ने हैं आदिकाल के, उद्यतन सूरी, रोड कवि, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उद्यतन सूरी ने कुवलय माला कहा, जिसे कथा भी कहा जाता है, वो लिखा है 9वीं सदी में। फिर आते हैं हमारे रोड कवि,
इन्होंने राउल वेल लिखा है 10वीं सदी में। और दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी। और इसके बाद है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखी है 14वीं सदी में। तो इस तरह आपको क्रम भी इसी में याद रखना है, उद्यतन सूरी, फिर रोड कवि, फिर दामोदर शर्मा, फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। यदि रचनाओं का क्रम पूछा जाए तो कुवलय माला का कथा या कुवलय माला कहा, फिर राउल वेल, फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। तो इस तरह आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी की जो भी आदिकाल के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु बच गए हैं, आलोचकों के, समीक्षकों के कथन या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी प्रमुख तथ्य या उनकी पंक्तियाँ, वो हम अगली क्लास में 10-15 मिनट के लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दृष्टि की बुक से लगाकर सॉल्व करके देखिए, तो आपको समझ आएगा कि आप वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य के दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ सकूं। धन्यवाद।